अभी तक आपने सुना। ऋषि धीरे से उसके सर अपना सर से लगा के खड़ा हो गया। वसुंधरा ने मुंह फेरना चाहा, पर ऋषि ने उसके चेहरे को अपने हाथों से अपनी तरफ घुमा दिया। वसुंधरा बेचैन हो रही थी उसके पास आने से। आपने जवाब नहीं दिया बाकी सवालों का वसु, ऋषि ने वैसे ही खड़े हुए पूछा। वसुंधरा खामोश रही। अब आगे। वसुंधरा वैसे ही बैठी थी और ऋषि उसके बहुत पास खड़ा था। घर जाना है मुझे, वसुंधरा ने बहुत मुश्किल से बोला। ऋषि ने उसके चेहरे को पकड़ के कहा, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। सवाल तो मैंने भी किया था आपसे। क्यों? आप मुझे वापस लेने आए थे। क्यों चाहते थे कि मैं वापस आऊं? वसुंधरा ने नजरों को झुका के बोला। ऋषि ने उसके हाथों को अपने हाथों में जकड़ के बोला, क्योंकि मैं नहीं रह पा रहा था। आदत हो गई थी आपकी चूड़ियों की आवाज की। वसुंधरा की नजरें झुकी हुई थी। ऋषि ने वसुंधरा के गालों को अपने गालों से छूते हुए कहा, आदत हो गई थी आपके पायल की आवाज की। वसुंधरा उसके ऐसे पास आने से कांपने लगी थी। उसने ऋषि को धक्का दिया और दूर हुई उससे। चलना चाहिए, भाभी इंतजार कर रही होंगी, वसुंधरा ने बोनट से उतरते हुए कहा तो ऋषि ने उसे वापस अपने साथ बोनट पर खींच लिया। वसुंधरा उसकी बाहों में थी, बोनट पर लेटी हुई। ऋषि का एक हाथ उसके कमर पर था और एक हाथ पर वसुंधरा का सर था। वसुंधरा ने दूसरी तरफ मुंह फेर के कहा, घर जाना है मुझे। ऋषि ने उसके चेहरे को अपनी तरफ करते हुए कहा, सवाल का जवाब तो ले जाओ ताकि मेरे सवाल का जवाब दे सको। ये कहते हुए ऋषि की नजरें वसुंधरा की तरफ थी, जिसकी आंखें झुकी हुई थी, जिसके होंठ कांप रहे थे। ऋषि ने वसुंधरा के चेहरे को देखते हुए कहा, मेरे छूने से आपके कांपने की आदत हो गई है, आपके हाथ की बनी चाय की आदत हो गई है, आपके गुस्से की आदत हो गई है, आपकी फिक्र की आदत हो गई है, आपकी आदत हो गई है। तभी बहुत तेज कि बादल गरजने लगे। वसुंधरा डर के कारण ऋषि के गले लग गई। ऋषि ने उसको अपनी बाहों में भर लिया कस के। वसुंधरा ने उसके गले लगे आंखों को बंद किए कहा, मुझे घर जाना है। हाँ चलो, ऋषि ने कहा और वसुंधरा को उतर के गोद में उठा के गाड़ी में बैठा दिया और खुद मुस्कुराते हुए आके गाड़ी में बैठ गया। वसुंधरा दूसरी तरफ मुंह किए आंखें बंद किए बैठी थी। ऋषि ने उसके कमर में हाथ डाल उसे अपने पास कर लिया। वसुंधरा ने उसके कंधे पर सर रख दिया। मुझे फासले पसंद नहीं है वसु, ऋषि ने सामने देख के गाड़ी चलाते हुए कहा। वसुंधरा ने हल्के से उसके शर्ट को पकड़ लिया। आज ना बोल के भी प्यार का इजहार हो गया था। ऋषि को सुकून था आज। गाड़ी आके घर के सामने रुकी। ऋषि ने धीरे से बोला, बसु घर आ गया। वसुंधरा वैसे ही बैठी रही। जब ऋषि ने उसके बालों को हटाया, उसके चेहरे से तो देखा कि वो सो चुकी है। उसने धीरे से उसे सीट पर किया और बाहर आके दूसरी तरफ जाके वसुंधरा को गोद में उठा लिया। नौकर से बैग निकालने को कहे वो वसुंधरा को अंदर ले आया। सामने सौर रचना मिल गए। रचना, कहाँ सो रही हो तुम? रचना ने बगल के कमरे की तरफ इशारा किया तो ऋषि वसुंधरा को गोद में उठाए कमरे में बढ़ गया। इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है क्या? रचना ने सौर के कंधे पर कोहनी रखते हुए कहा। हाथ हटाओ। सौर ने घूर के देखा, बोला और जाने लगा। शहद स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है और जबान भी मीठी रहती है। हर कड़वी चीज के स्वाद को बदल के मीठा कर देती है। रचना ने फोन में देखते हुए बोला। सौर उसे गुस्से में देख रहा था। मुझे इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी, कल ही खरीद लेती हूँ। रचना ये बोल के किचन की तरफ चली गई। सौर उसे गुस्से में जाते हुए देख रहा था। थैंक गॉड कि ये मेरे आसपास नहीं रहेगी और ना उस जगह जहाँ मैं हूँ, वरना मैं इसकी बातों को बर्दाश्त नहीं कर पाता और खून कर देता इसका। सौर गुस्से में बोल के चला गया। ऋषि वसुंधरा को कमरे में लाया और बिस्तर पर लिटा दिया। कंबल उड़ा के उसके माथे को चूम उसे देख बोला, शुक्रिया आने के लिए इस घर में और मेरी जिंदगी में। ऋषि बोल के चला गया। वसुंधरा उसके जाते ही कंबल मुंह पर डाल के मुस्कुरा दी शर्म से। रचना अंदर आई तो देखा वसुंधरा कंबल में मुंह छुपा के लेटी है। रचना ने जाके धीरे से कंबल उठा के देखा तो वसुंधरा आंखों को बंद किए हुई थी। वसुदी, ऋषि जी चले गए, आप आंखों को खोल सकती हैं, मुझसे बात कर सकती हैं, वो वापस नहीं आएंगे। रचना ने बोला तो वसुंधरा ने आंखों को खोला और दोनों जोर से हंस दिए। उनकी हंसी सुन के मुग्धा भी अंदर आ गई कमरे में। तीनों बिस्तर पर लेट के जाने के बाद कब तक बातें करती रहीं और देर रात उन तीनों की आंखें लग गई। सुबह का वक्त ऋषि का घर।
रचना, सौर और मुग्धा सुबह 4 बजे गाड़ी से शिमला के लिए निकल गए। रचना गाड़ी में पीछे बैठी थी। सूरज निकल आया था, पर रचना घोड़े गधे बेच के पीछे सो रही थी। मुग्धा सर टिकाए उसके बगल में बैठी सो रही थी। सौर ड्राइवर के साथ आगे बैठा था। रचना ने अंगड़ाई लेते हुए आंखों को खोला। ड्राइवर काका, जरा किसी ढाबे पर रोक देना प्लीज। रचना ने खिड़की के शीशे को नीचे करते हुए कहा। कोई जरूरत नहीं है, सौर ने लैपटॉप में देखते हुए कहा। हाँ, आपको नहीं है, पर मुझे है, मुझे भूख लगी है बहुत ज़्यादा, रचना ने बोला। ये लो। सौर ने एक पैकेट उसकी तरफ बढ़ा दिया। रचना ने उस पैकेट को खोला तो उसमें के बॉक्स था। उसने उसे पैकेट से निकाला और खोला तो देख के हैरानी से बोली, ये क्या है? सैलेड है? सौर ने बोला, मेरे लिए था, पर तुम खा सकती हो। सर, मैं गाय भैंस नहीं हूँ, इंसान हूँ। ये सब मैं इलाहाबाद में गाय को देती थी। प्लीज़ काका, आप किसी ढाबे पर रोक देना, रचना ने बोला। गाड़ी रोको काका, अभी। सौर ने गुस्से में बोला तो काका ने गाड़ी रोकी साइड में। मुग्धा भी उठ गई थी उनके झगड़े से। उतरो, नीचे उतरो, सौर ने बोला। भैया क्या हुआ? मुग्धा ने बोला। इसने मुझे गाय भैंस कहा है, सौर ने चीख के बोला गुस्से में। मैंने कब बोला कि आप गाय भैंस हैं? रचना ने बोला इस बार। अभी कुछ देर पहले, सौर ने बोला। बेचारे काका भी हैरान होकर देख रहे थे। कोई सबूत? रचना ने कहा मुस्कुरा के। काका बताओ, आपने तो सुना है ना? सौर ने काका की तरफ देख के बोला। हाँ काका बोलो, मैंने क्या इन्हें गाय भैंस कहा था? रचना ने बोला। नहीं बिटिया, तुम तो ये बोल रही थी कि ये सब गाय भैंस खाते हैं। काका ने बिना सौर की तरफ देख के कहा। हाँ सुना, सुनो, पर इनको तो सब कुछ खुद को ही मानना है। चलो काका, आप आगे चलो, रचना ने बोला। काका ने गाड़ी स्टार्ट करने के लिए हाथ बढ़ाया तो सौर ने रोक दिया। खबरदार, जो आपने गाड़ी चलाई, और तुम निकलो यहाँ से, सौर ने लगभग चीखते हुए कहा। भैया शांत, प्लीज देखो, प्लीज मैं माफी मांगती हूँ, प्लीज आप दोनों शांत रहो, प्लीज हमें घर पहुँचना है रात तक, ऐसे तो कल भी नहीं पहुँच पाएंगे। और रचना, आपको कुछ चाहिए तो मुझे बोल देना, और अब कुछ नहीं, प्लीज मेरी कसम, आप दोनों को। काका गाड़ी चलाएं आप, और एक ढाबे पर रोक दें प्लीज, कुछ खा के चलेंगे। मुग्धा ने बोला तो दोनों शांत होकर बैठ गए। काका ने गाड़ी स्टार्ट की। मुग्धा फिर से विंडो से सर लगाकर आंखें बंद करके बैठ गई। रचना सौर के पीछे मुंह बना रही थी, जो सौर सामने लगे मिरर में देख रहा था। दूसरी तरफ ऋषि नाश्ते की टेबल पर बैठा था। वसुंधरा अपने घर गई थी रेडी होने। ईशान की छुट्टी थी तो वो सो रहा था। तभी बाहर से एक नौकर भागते हुए आया। सर, बहुत सारे लोगों की भीड़ घर की तरफ आ रही है, एक लड़की उनके साथ है, नौकर ने बोला तो सब बाहर आए। तब तक हरिद्वार की भीड़ ऋषि के घर के आगे आके खड़ी हो गई थी। अमन, कमला, सुनैना, सारे नौकर और ऋषि खड़ा था आगे। ये क्या है? हाँ, ये भीड़ कैसी? ऋषि ने पूछा तो कमिश्नर साहब आगे आए। सर, इस लड़की ने कहा है कि आपने इसके साथ। कमिश्नर साहब बस इतना ही बोल पाए थे। शायद आप ना बोल पाए, पर मैं बोल सकती हूँ। ये ऋषि मल्होत्रा इस हरिद्वार का करता धरता, इसने मेरी इज्जत लूटी है। उसके इतना बोलते ही सब हैरानी से उसे देखने लगे। वसुंधरा भी आ गई थी, उसने भी सुन लिया था सब। मैं इसे जानता भी नहीं हूँ, ऋषि ने बोला। सॉरी सर, पर मुझे आपको अरेस्ट करना होगा, कमिश्नर साहब ने बोला, और एक कांस्टेबल आगे बढ़ा हथकड़ी लेकर। रुकिए, वसुंधरा ने आगे आते हुए कहा। सब उसकी तरफ देखने लगे। ऋषि उसको यहाँ देख के जैसे शर्मिंदा हो रहा था। सर, मेरे ख्याल से किसी को अरेस्ट करने से पहले सबूत की जरूरत होती है। कहाँ है सबूत कि मिस्टर ऋषि मल्होत्रा ने कुछ किया है? वसुंधरा ने ऐसे बोला जैसे बहुत भरोसा हो उसे ऋषि पर। ये रहा सबूत। उस लड़के ने दुपट्टा उतार के दूर फेंकते हुए कहा। उसके शरीर पर नाखूनों के निशान थे। तूने एक लड़की को इंसाफ दिया था, उसके मरने पर भी ना, तो आज कर इंसाफ। उस लड़की ने चीखते हुए कहा। इंसाफ आज भी होगा, वादा करती हूँ, पर यह पहले प्रूफ हो कि ये सब इन्होंने किया है। तो चलो हॉस्पिटल चलते हैं टेस्ट के लिए, वसुंधरा ने बोला। आज सब उसे देख रहे थे। अचानक से उस लड़की के चेहरे पर डर के भाव आ गए। चले कमिश्नर साहब, वसुंधरा ने कहा। मेरे पास एक सबूत और है, उस लड़की ने कहा, और किसी को आवाज दिया। एक शख्स आया और सबके सामने खड़ा हो गया। ये वो जिसने देखा ही नहीं ये दरिंदगी करते हुए, और ये चोट उसे तब लगी जब ये इन्हें रोक रहा था, उस लड़की ने कहा। जी साहब, हमने इन्हें रोकना चाहा, पर ये बहुत गुस्से में थे, उस आदमी ने बोला। मैम, अब हमें इन्हें अरेस्ट करना पड़ेगा, सॉरी, कमिश्नर साहब ने बोला।
ठीक है, पर एक रिक्वेस्ट है, आप 4 बजे इन्हें अरेस्ट करने आना प्लीज़। वसुंधरा ने कहा तो कमिश्नर साहब मान गए। मैं इस इंसान को अभी इसी वक्त सज़ा मिलते देखना चाहती हूँ। वो लड़की ये बोल के आगे बढ़ी और उस पर हाथ उठा लिया, पर वसुंधरा ने आगे आकर उसका हाथ पकड़ के झटक दिया। खबरदार जो दोबारा कोशिश की तो 4 बजे आना, मिस्टर मल्होत्रा मिल जाएंगे आपको, वसुंधरा ने कहा। कमिश्नर साहब के साथ वो लड़की गुस्से से चली गई। वसुंधरा अंदर आ गई सबके साथ। इसी खामोश था, वो कमरे में चला गया। वसुंधरा, आपने बोल तो दिया, पर भैया को, सुनैना ने बोला परेशान होके। भाभी, अपने बसों पर इतना भरोसा आप कर सकते हो कि मैं कुछ गलत नहीं होने दूंगी। वसुंधरा ने सुनैना का हाथ पकड़ के बोला। अमन जी, आपकी हेल्प चाहिए। वसुंधरा ने बोला। हाँ बोलो, अमन ने बोला। वसुंधरा ने उसे कुछ समझाया और फिर दोनों साथ में निकल लिए। शौर, मुग्धा और रचना एक ढाबे पर बैठे थे। रचना ने एक लड़के को बुलाया और उसे ऑर्डर देने लगी। भैया, एक वेज थाली और एक गिलास लस्सी और जलेबी और एक प्लेट डोसा, बस। बाकी आप सब भी बोल दो जो खाना हो। रचना ने बोला तो मुग्धा और शौर उसकी तरफ आंखें फाड़े देख रहे थे। भैया बस पराठे और लस्सी, मुग्धा ने बोला। लड़का शौर की तरफ देख रहा था। बाकी कोई नहीं खाएगा भैया, आप जाओ, रचना ने बोला मुस्कुरा के। पता नहीं कौन सी घड़ी थी जब मैंने इसे जॉब दिया था, शौर ने मन में बोला। लड़का चला गया। रचना बैठ के फ़ोन में कुछ करने लगी। लड़का कुछ वक्त में सब कुछ लेकर टेबल पर रख के चला गया। रचना ने खाना शुरू किया। शौर उसे लस्सी पीते हुए देख रहा था, आंखों को फाड़े, और मुग्धा भी। कुछ मिनट बाद रचना सब खत्म कर लस्सी का गिलास पी के उसे टेबल पर रख के मुंह नैपकिन से साफ करते हुए बोली, वाह अंकल जी, क्या खाना था, मजा आ गया। रचना ने काउंटर पर बैठे एक आदमी से कहा। वो आदमी मुस्कुरा दिया। शौर ने बिल पे किया और गाड़ी के पास आया। उसने जैसे गाड़ी का दरवाजा खोला तो पीछे रचना को चिप्स, नमकीन, बिस्किट और पेप्सी के साथ देख के उसकी आंखें बड़ी हो गई। ये लड़की अकाल में मर गई थी क्या, इतनी खाती है, शौर ने मन में कहा और बैठ गया अंदर। शाम के 4 बजे ऋषि का घर। कमिश्नर साहब के साथ वो लड़की फिर भीड़ के साथ खड़ी थी। सुनैना ऋषि के पास गई। भैया, क्यों खामोश हैं आप? सुबह से अभी तक बस आप खामोश बैठे हैं। आप कुछ करते क्यों नहीं? आप जानते हैं, मैं जानती हूँ कि वो लड़की जो कह रही है वो गलत है, फिर क्यों नहीं बोलते कुछ? फिर से वो सब बाहर खड़े हैं। सुनैना परेशान सी बोली जा रही थी, पर ऋषि को जैसे फर्क नहीं पड़ रहा था। वो उठा और नीचे आ गया। सर, 4 बजे तक का टाइम खत्म हो गया है, अब मुझे आपको गिरफ्तार करना होगा। सॉरी, कमिश्नर साहब ने बोला, और इस बार वो खुद ऋषि के पास आए। वसुंधरा भी अमन के साथ आ गई थी। सुनैना को उसे देख के लगा कि शायद वसुंधरा कुछ बोले, पर इस बार वो खामोश थी। तभी उस लड़की का फोन बजा, जिसे सुन के उसके होश उड़ गए। उसने फोन रखा और घबरा के बोली, ऋषि मल्होत्रा बेकसूर है, उन्होंने कुछ नहीं किया। उस लड़की के इतना बोलते ही सारी भीड़ में बातें होने लगी। ये क्या बोल रही हैं आप? कमिश्नर साहब ने बोला। जी हाँ, मैं सच बोल रही हूँ। मैं यहाँ किसी के कहने पर आई थी, आप इन्हें छोड़ दें। उस लड़की ने सर झुका के बोला। ऋषि वसुंधरा की तरफ देख रहा था, जो खड़ी मुस्कुरा रही थी। तुम जानती हो क्या बोल रही हो? इसके लिए मैं तुम्हें गिरफ्तार भी कर सकता हूँ, कमिश्नर साहब ने बोला। मैं जानती हूँ सर, उस लड़की ने बोला। ऋषि ने सारी भीड़ को जाने को बोला। उनके जाने के बाद ऋषि ने कमिश्नर साहब से बात की और उस लड़की को उनके साथ भेज दिया। सब अंदर आए। वसुंधरा मुस्कुरा के अंदर आई तो सुनैना ने बोला, बसु, क्या आपने ये? नहीं, हमने भाभी, अमन जी के बिना ये कर ही नहीं पाते, वसुंधरा ने अमन की तरफ देख के बोला। वैसे दिमाग तो कम आपने भी नहीं लगाया, अमन ने मुस्कुरा के कहा। पर कैसे हुआ ये सब? किया क्या तुम दोनों ने? सुनैना ने पूछा। बस हम जब यहाँ से निकले तो कुछ दूर जाकर वो लड़की हमें दिखाई दी, जो कि कहीं जा रही थी ऑटो में बैठ के। हमने उसका पीछा किया तो वो किसी के घर आगे जाके रुकी। हम सब भी उसके पीछे कुछ दूर रुक गए। जैसे वो अंदर गई तो हम भी आगे बढ़े और खिड़की से देखा तो वो लड़की अनिल से बात कर रही थी और अनिल उसे पैसे दे रहा था। तब क्या था, हमें समझने में वक्त नहीं लगा सब कुछ। हमने अमन जी से सब रिकॉर्ड करने को कहा और जब वो लड़की चली गई तो हम दोनों अंदर गए और क्या मारा अनिल को अमन जी ने, और उसे थोड़ा धमकाया और एक आदमी को उसके पास छोड़ के यहाँ आ गए। उसे बताया था कि अगर ऋषि जी झूठे केस में अंदर गए तो तू सच में ऊपर चला जाएगा, सोच ले। और फिर क्या हुआ आप जानते ही हैं, वसुंधरा ने मुस्कुरा के बोला। शुक्रिया वसु, सुनैना ने नम आंखों से बोला।
भाभी आपसे वादा किया था, कैसे तोड़ देती ये वादा? वसुंधरा ने कहा उनका हाथ पकड़ के। अच्छा चाय कौन पिएगा? और हमारा ईशान कहाँ है? हमने देखा भी नहीं उसे आज। वसुंधरा ने बोला तो ईशान कमला के साथ नीचे आ रहा था। यहाँ हूँ, ईशान ने वसुंधरा के पास आते हुए कहा। वसुंधरा ने उसे भाग के गोद में ले लिया। चलो आपको आइसक्रीम खिलाती हूँ और साथ में चिप्स, चलो आओ। वसुंधरा ने ईशान को अपने साथ रसोई में ले गई। अमन, ऋषि के लिए अच्छी है ना वसु, या नहीं? सुनैना ने वसुंधरा को जाते हुए देख के पूछा। बहुत अच्छी है, अमन ने मुस्कुरा के बोला। दोनों इस बात पर हंस दिए। वसुंधरा ने सबके लिए चाय बनाई, ईशान को आइसक्रीम दिया और चाय की ट्रे और ईशान का साथ बाहर आई हॉल में सबको चाय दे ईशान को वहाँ बैठा कर वो ऋषि के कमरे में गई। देखा तो वो नहीं था वहाँ। वसुंधरा छत पर गई, देखा ऋषि खड़ा था और डूबते हुए सूरज को देख रहा था। वसुंधरा गई और खड़ी हो गई। चलिए नीचे सब इंतजार कर रहे हैं, वसुंधरा ने धीरे से बोला। वसु, मैंने उस लड़की के साथ गलत किया था? ऋषि ने उसकी तरफ देख के बोला। वसुंधरा उसके पास गई और बोली, अगर ये बात आके खुद भगवान भी बोले तो भी मैं नहीं मान सकती। वसुंधरा के बोलने पर ऋषि उसे देखने लगा। क्यों, इतना भरोसा क्यों है आपको मुझ पर? ऋषि ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। मेरे दिल ने जिसे चाहा है कुछ तो होगा उसमें, वसुंधरा ने डूबते हुए सूरज को देख के बोला। ऋषि ने सुना तो उसे बाहों में भर लिया। शाम रात में तब्दील हो चुका था। वसुंधरा ने भी आज कुछ नहीं कहा, बस ऋषि की बाहों में आंखें बंद किए खड़ी थी। आज की रात में भी जैसे मोहब्बत बस रही थी। रात का वक्त, शिमला शहर। सौर की गाड़ी आके एक बंगले के बाहर रुकती है। मुग्धा बाहर आती है पर रचना सो रही थी। रचना उठो, घर आ गया। मुग्धा ने उसे हिला के कहा। इलाहाबाद इतनी जल्दी आ गया, कमाल है। रचना ने नींद में सर को सहलाते हुए बोला, ये शिमला है ना कि इलाहाबाद। सौर ने उसका बैग उसको देते हुए बोला, तभी सोचो जानवरों की आवाजें क्यों आ रही हैं। रचना ने धीरे से बोला, जिसे सौर नहीं सुन सका। रचना, ये हमारा आउट हाउस है, मैंने नौकरों से कह के इसे साफ करा दिया है और जो जरूरत का सामान था रख दिया है। कुछ और चाहिए तो बता देना। मुग्धा उसे आउट हाउस के अंदर लेकर आते हुए बता रही थी। रचना ने पूरे आउट हाउस पर एक नज़र डाली और बोला, बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आया। रचना ने मुस्कुरा के बोला, अच्छा तुम आराम करो, अगर कुछ चाहिए तो यहाँ फ़ोन है, 9 नंबर डायल करना तो घर में फ़ोन बजेगा। अब चलो, गुड नाइट। मुग्धा ये बोल के चली गई। रचना ने दरवाज़ा बंद किया और सीधा कमरे में आई और बैग वहीं कमरे की फर्श पर फेंक सीधा बिस्तर पर आकर लेट गई और कुछ देर बाद उसे नींद आ गई। उधर सौर गुस्से में बड़बड़ाए जा रहा था। भैया बस करो ना, गुस्सा करना, मुग्धा ने बोला जम्हाई लेते हुए। बस, अरे देखा नहीं तुमने, उसे पूरे रास्ते उसने मेरा दिमाग खा लिया। उसे देख के लगता है कि वो सिर्फ 2 चीज़ों के लिए पैदा हुई है, एक तो खाने के लिए, दूसरा सोने के लिए। वो सोती है और सोकर उठती है तो खाती है। ओ गॉड, कोई कैसे ऐसे हो सकता है? अच्छी बात है कि मैंने इसे वहाँ जॉब नहीं दिया जहाँ मैं काम करता हूँ, वहाँ दी जहाँ मैं नहीं हूँ, वरना मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर पाता। सौर बोले जा रहा था और मुग्धा जा चुकी थी अपने कमरे में। सौर ने पीछे मुड़ के देखा तो मुग्धा नहीं थी। सौर भी झुंझला के कमरे में चला गया और कोट उतार के जूते उतार कर वो शर्ट की बाजू खोल कुछ बटन को खोल के औंधे मुंह बिस्तर पर पड़ गया। थके होने के कारण उसे नींद आ गई। सुबह का वक्त। रचना उठ के रेडी हो गई थी। मुग्धा भी स्कूल जाने के लिए रेडी होके नाश्ता बना रही थी। उसने रचना को फ़ोन किया और उसे नाश्ता पर बुला लिया। रचना रेडी थी, उसने बैग लिया और अपने आउट हाउस को लॉक कर वो रचना के घर में आ गई। उसने देखा घर बहुत प्यारा था पर बहुत पुराने तरीकों का डेकोरेशन हुआ है उसमें। गुड मॉर्निंग रचना, मुग्धा ने उसे देख मुस्कुरा के कहा। गुड मॉर्निंग मुग्धा, रचना ने बैग सोफे पर रखते हुए कहा। तुम क्या खाओगी बता दो, मैं बना देती हूँ। मुग्धा ने चाय बनाते हुए कहा। आप चाय बनाओ, मैं कुछ बना देती हूँ। रचना ने अपने बालों को पोनीटेल बनाते हुए कहा। तुम्हें खाना बनाना आता है? मुग्धा ने हैरान होते हुए कहा। हाँ वसु, दी ने सिखाया है, मैं खाती बहुत हूँ ना इसलिए, रचना ने मुस्कुरा के बोला। रचना ने पहले पोहा बनाया, फिर सूजी का डोसा, फिर टोस्ट और आखिर में सैलेड। सब बन जाने के बाद उसने और मुग्धा ने सब कुछ डाइनिंग टेबल पर रखा। तब तक सौर भी आ गया। उसने रचना को देखा तो उसका मुंह बन गया। वाह मुग्धा, आज तो कमाल की खुशबू आ रही है। सौर ने चेयर खींच के बैठते हुए कहा। काश कोई और भी खाने के अलावा बनाना भी सीख लेता तो बहुत अच्छा होता। सौर ने पोहा लेते हुए कहा। भैया ये सब, मुग्धा जैसे बोलने जा रही थी आगे,
वैसे रचना ने उसका हाथ पकड़ आंखों से इशारा कर दिया। रचना चुप हो गई। सौर ने जब सब कुछ खाया तो बोला, वाह मुग्धा, मतलब इतना अच्छा नाश्ता, वो भी इतना टेस्टी कि बस मन ही नहीं भर रहा है। मन कर रहा है तुम्हारे हाथ चूम लूं आज इतने अच्छे नाश्ता बनाने के लिए। सौर ने खुश होते हुए बोला, लीजिए चूम लीजिए। रचना ने अपना एक हाथ उसके आगे करते हुए कहा, जिसने नाश्ता बनाया है उसके हाथ, मतलब मुग्धा मेरी बहन का हाथ, तुमने अपनी जिंदगी में खाने के अलावा मुझे नहीं लगता कुछ किया होगा। शौर्य ने बोला डोसा खाते हुए, भैया ये सारा नाश्ता रचना ने ही बनाया है। मुग्धा ने जैसे ही ये बोला तो शौर्य का खाता हुआ मुंह रुक गया। उसने हैरानी से एक बार मुग्धा को देखा तो एक बार रचना, जो मुस्कुरा के उसे ही देख रही थी। मुग्धा मुस्कुरा के प्लेट लेके किचन में चली गई। किसी को बोलने से पहले दिमाग का इस्तेमाल कर लेना चाहिए, क्या पता कुछ गलत ना निकले। रचना ने बोला तो शौर्य उसे अजीब सा मुंह बना के देखने लगा। मैं चलती हूँ भैया। रचना आओ, आपको भी छोड़ दूं जहाँ जाना हो, मुग्धा ने बोला। रचना बैग उठा के और एक टोस्ट हाथ में लेके खाते हुए बाहर आ गई। सुबह का वक्त, हरिद्वार। ऋषि रेडी हो रहा है। उसे रह रह के रात की बात याद आ रही। उसके चेहरे पर मुस्कान है। वो रेडी होकर नीचे आया तो देखा वसुंधरा आ गई थी और ईशान को गोद में लिए उसे नाश्ता करा रही थी, पल्लू को कमर से टाके। ऋषि मुस्कुराते हुए आया और उसके कमर को पीछे से छूते हुए साड़ी का पल्लू कमर से खोल दिया। वसुंधरा उसको छूने से चौंक गई तो सुनैना बाहर आ गई। क्या हुआ वसु, ईशान ने कुछ किया क्या? सुनैना ने बोला तो वसुंधरा ऋषि की तरफ देखने लगा। कुछ नहीं भाभी, वो मुझसे ये प्लेट गिरने वाली थी तो मैं, वसुंधरा ने घबरा के बोला। ऋषि बैठा मुस्कुरा रहा था। सुनैना अंदर चली गई वापस। ईशान जाओ, बैग ले आओ, मैं टिफिन ले आती हूँ आपका। वसुंधरा ने ईशान का मुंह साफ करते हुए कहा। ईशान उठ के चला गया। वसुंधरा बिना ऋषि की तरफ देखे जाने लगी। चाय, ऋषि ने उसका पल्लू पकड़ के बोला। हाँ, वसुंधरा ने बोला और जाने लगी, पर ऋषि उसका पल्लू नहीं छोड़ा। मीठी हो, ऋषि ने फिर बोला। आप पल्लू छोड़ोगे तब लाऊंगी ना मैं, सुनैना ने बोला तो ऋषि ने छोड़ दिया। वसुंधरा गई और सुनैना के साथ चाय और ईशान का टिफिन ले आई। आपकी चाय, वसुंधरा ने कहा और टेबल पर रख दिया। भाभी, आज मुझे लेट हो जाएगा आने में, आप इंतजार मत करना, मेरी मीटिंग है, मैं बाहर ही खा लूंगा, ऋषि ने बोला। बसु चलो, देर हो रही है, ईशान ने आके बोला। हाँ ईशान चलो, वसुंधरा बोल के चली गई ऋषि को घूरते हुए। ऋषि मुस्कुरा रहा था। कुछ देर बाद वो भी ऑफिस चला गया अमन के साथ। और दूसरी तरफ शिमला में माहौल गर्म था क्योंकि रचना को जॉब सौर के ऑफिस में मिली थी और सौर उसे देख के वहां गुस्से से बौखला रहा था। अभी के अभी इसका ट्रांसफर करो, मुझे नहीं पता, मैं इस लड़की को यहाँ नहीं झेल सकता, सौर अपने मैनेजर से बोल रहा था। सर, पर इस वक्त सब जगह सारे न्यू एम्प्लॉय को अपॉइंटमेंट कर दिया है, कहीं जगह नहीं खाली है, सौर के मैनेजर सिंधे साहब ने बोला। निकाल दो जॉब से, निकाल दो अभी इसी वक्त, शौर ने बोला। सर नहीं कर सकते, कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, सिंधे साहब ने डरते हुए बोला। फाड़ दो वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर, सौर ने बोला। कैसे फाड़ दोगे वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर, रचना केबिन के अंदर आते हुए बोली। तुम्हें किसने कहा अंदर आने को, बाहर निकलो, और ये मेरा ऑफिस है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सौर ने इतना बोल के कॉन्ट्रैक्ट पेपर मांगा और उसे रचना के सामने फाड़ दिया। अब आप जा सकती हैं वापस इलाहाबाद, सौर ने मुस्कुरा के बोला। इसलिए कहते हैं मिस्टर सौर खुराना की इंसान को अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए, वरना क्रोध उसके समझने और सोचने की क्षमता को छीन लेता है। वैसे खैर छोड़ो, सिंधे जी आप ये पेपर जरा पढ़ के इन्हें सुना दें। रचना ने फोटोकॉपी का पेपर सिंधे जी की तरफ बढ़ा के कहा। सर, ये तो उसी कॉन्ट्रैक्ट की फोटोकॉपी है और इसमें साफ साफ लिखा है कि, सिंधे जी बोलने जा रहे थे कि सौर ने बीच में बोला। मुझे पता है क्या लिखा है, मुझे मत बताएं आप, सौर ने गुस्से में कहा। तो मैं तो यहाँ से जाऊंगी नहीं, और अगर आपको मुझे निकालना है तो कोई बहुत बड़ी मिस्टेक बताना होगा जो मैं करूंगी नहीं, रचना ने मुस्कुरा के बोला। ओके, मैं भी देखता हूँ कि तुम कब तक यहाँ रुकती हो। सिंधे जी अकाउंटेंट तो हैं ही हैं, ये अब साथ में ही मेरी पर्सनल सेक्रेटरी भी अपॉइंटमेंट की जाती है, तो इनको आज से सब समझाओ और इनकी टेबल यहाँ मेरे केबिन में लगाओ, ये यहीं रहेंगे, सौर ने मुस्कुरा के बोला। रचना समझ गई थी कि उसने सोते हुए शांत शेर को छेड़ दिया है, जो गुस्से में है बहुत, और अब रचना फंस गई है। कुछ देर में रचना की टेबल, चेयर और बाकी सामान भी आ गए। रचना बैठ गई और तभी सौर ने सिंधे जी को बुलाया। जी सर, आपने बुलाया, सिंधे साहब ने कहा आके। जी, आप जितने भी पेंडिंग बजट फाइल हैं वो सारी पियोन से मिस कश्यप को दिला दें।
और कुछ नोटपैड भी मिस कश्यप के बहुत काम आने वाला है, शौर ने बोला। सिंधे साहब चले गए। रचना शौर को खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। उसने बैग से बोतल निकाला और पानी पीने लगी। तभी दो पियोन फाइलों का पहाड़ लेकर उसके सामने खड़े थे। अरे भैया, मुझे सिर्फ मेरे काम की फाइल्स दीजिए, रचना ने बॉटल रखते हुए कहा। मैम, ये सब आपके ही काम की फाइल्स हैं, सिंधे जी ने भेजी है, उनमें से एक पियोन ने बोला। रचना ने सुना तो उसकी आंखें फैल गई। भगवान, इस बद दिमाग खुराना को लात घूसों की मशीन में डाल के कुछ वक्त के बाद बाहर निकाल लेते तो मैं खुश हो जाती। रचना ने सौर को घूरते हुए कहा। मुझे मत घूरे मिस कश्यप, कल शाम तक ये सारा काम हो जाना चाहिए, वरना कल आप यहाँ रात गुजारेंगी। सौर ने ये एक फाइल देखते हुए बोला। पियोन फाइल्स रख के जाने लगे तो रचना ने कहा, भैया 5 बर्गर, एक कोल्ड ड्रिंक भेज देना प्लीज़, और हाँ, एक्स्ट्रा चीज के साथ। रचना ने ये बोला तो सौर और बाकी दोनों पियोन उसे घूरने लगे। ऐसे मत देखो, बिना खाए मेरा दिमाग नहीं चलता है, रचना ने एक फाइल उठाकर देखते हुए कहा। वो दोनों पियोन चले गए। रचना ने अपना नज़र का चश्मा निकाल उसे साफ किया और बैक साइड में रख के लग गई काम करने में। पियोन उसका ऑर्डर रख के चला गया। शाम का वक्त, ऋषि का घर। वसुंधरा बैठी ईशान का होमवर्क करा रही थी कि तभी ईशान के पास रखा फ़ोन बजा। वसुंधरा ने उठाया। हेलो, वसुंधरा ने बोला। हाँ, मुझे खाने में पुलाव खाना है, वो भी रायते के साथ, आज रात में। ऋषि ने दूसरी तरफ से बोला। ठीक है, मैं भाभी से बोल दूंगी कि आप आ रहे हैं और आपको ये खाना है। वसुंधरा ने बोला। भाभी के हाथ का नहीं, ऋषि ने बोला। ठीक है, कमला से बोल दूंगी, वसुंधरा ने बोला। उसके हाथ का भी नहीं, ऋषि ने मुस्कुरा के बोला। होटल से मंगवा दूंगी, वसुंधरा ने बोला। वहां का भी नहीं, ऋषि ने बोला। तो फिर, वसुंधरा ने बोला। आपके हाथ का रात को ठीक 9 बजे मुझे खाना चाहिए, ऋषि ने बोला। पर मैं तो उससे पहले चली जाती हूँ, वसुंधरा ने बोला। आज रुक जाओ, बनाओ, मुझे खिलाओ और तब सोचूंगा कि आपको घर भेजूं या नहीं, ऋषि ने मुस्कुरा के बोला। बोलना मत आप कुछ, आज जो आपने किया मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, वसुंधरा ने नाराज होते हुए कहा। क्या किया मैंने आज, ऋषि ने ऐसे बोला जैसे वो कुछ समझ ही नहीं रहा है। आपने मेरी कमर, इतना बोल के वसुंधरा रुक गई। हाँ, आगे, ऋषि ने मुस्कुरा के कहा। बहुत बुरे हैं आप ऋषि, ये बोल के वसुंधरा ने फ़ोन रख दिया। जब वसुंधरा के मुंह से ऋषि ने अपना नाम सुना पहली बार तो खुश हो गया। उसने फिर कॉल किया। वसुंधरा ने उठाया। क्या बोला आपने अभी, ऋषि ने पूछा। आप बहुत बुरे हैं, वसुंधरा ने बोला। उसके बाद, ऋषि ने बोला। उसके बाद कुछ नहीं। अच्छा, मैं जा रही हूँ ईशान को कुछ खिलाने, आप काम करें अपना, बाय। वसुंधरा ये बोल के मुस्कुरा के फ़ोन रख दी। वसुंधरा मुस्कुराती हुई ईशान को नीचे ले आई। दूसरी तरफ रचना ने शाम तक बहुत सारा काम कंप्लीट कर दिया था। सौर ये देख के हैरान था कि इतनी दुबली पतली लड़की इतना कैसे खा सकती है, क्योंकि सुबह से रचना इतना खा चुकी थी कि सौर ने उसे देख के आज दोपहर लंच नहीं खाया था। सौर का फ़ोन बजा तो उसने उठाया। हाँ मुग्धा, बोलो, सौर ने कहा। भैया प्लीज़ आते वक्त रचना को साथ ले आना प्लीज़, वो अभी यहाँ नहीं आई है, कल से उसे मैं अपनी स्कूटी दे दूंगी, बस आज ले आए आप साथ। मुग्धा के इतना बोलने पर सौर को ना चाहते हुए भी मानना पड़ा। रात के 7 बजे सौर निकलने लगा तो उसने रचना को बोला। चलो, मुग्धा ने साथ चलने को कहा है, मैं नीचे गाड़ी में इंतजार कर रहा हूँ, सौर बोल के चला गया। रचना ने उसके जाने के बाद मुंह बनाया और अपना बैग लेकर वो जल्दी से उसके पीछे गई। सौर लिफ्ट में चला गया पर रचना सीढ़ियों से जाने लगी। जब तक रचना आई नीचे, सौर गाड़ी ले आया था पार्किंग से। रचना आके गाड़ी में बैठ गई। लिफ्ट से भी आ सकती थी तुम, सौर ने गाड़ी ड्राइव करते हुए कहा। मुझे लिफ्ट में घबराहट होती है, इसलिए मैं कभी उसका इस्तेमाल नहीं करती, रचना ने बोला। पूरे रास्ते दोनों में कोई बात नहीं हुई। तभी रचना को रास्ते में आइसक्रीम वाला दिखा। उसने सौर से अचानक ही गाड़ी रोकने को कहा। सौर ने गाड़ी रोकी, उसे लगा कोई बात है शायद। क्या हुआ, सौर ने पूछा। रचना बिना बोले गाड़ी का दरवाजा खोल के भाग के आइसक्रीम वाले के पास गई और 2 आइसक्रीम लेके आई। तुमने इसके लिए गाड़ी रुकवाई थी, वो भी ऐसे, सौर ने बोला। जी वो क्या है ना, ठंड में आइसक्रीम खाने का मजा ही कुछ और होता है, और ये आपके लिए शुगर फ्री आइसक्रीम। रचना ने उसकी तरफ एक आइसक्रीम का कोन देते हुए कहा। तुम्हें कैसे पता कि, सौर ने हैरान होकर कहा। मुग्धा ने बताया कि आपको शुगर है, इसलिए आप अपने खाने पीने का बहुत ध्यान रखते हो, रचना ने बहुत प्यार से कहा। सौर उसके मासूम से चेहरे को देख रहा था। क्या हुआ, रचना ने बोला तो उसकी तंद्रा टूटी। कुछ नहीं, सौर ने बोला। उसने आइसक्रीम ले ली और गाड़ी ड्राइव करने लगा। रात का वक्त, वसुंधरा का घर। वसुंधरा जैसे घर पहुंचती और दरवाजा खोलने के लिए चाबी निकालती है, कोई उसे आके गोद में उठा लेता है। आप यहाँ इस वक्त,
वसुंधरा ने ऋषि को देखते हुए हैरानी से बोला, जी अब आपसे बोला था खाने बनाने के लिए तो कैसे नहीं आता? ऋषि वसुंधरा को दरवाजा खोल के अंदर लाते हुए बोला, आपको तो मीटिंग थी, मतलब आपने भाभी से झूठ बोला? वसुंधरा की तरफ देख के बोला, जी नहीं, मैं सबसे जरूरी मीटिंग ले रहा हूँ इस वक्त, ऋषि ने मुस्कुरा के कहा। उसने वसुंधरा को सोफे पर बैठाया और खुद उसकी गोद में सर रख के लेट गया। ये क्या हो रहा है? वसुंधरा ने पूछा। अपने क्लिंटन को इम्प्रेस कर रहा हूँ कि वो हमारे साथ डील फाइनल कर ले, ऋषि ने आंखों को बंद किए बोला। अच्छा जी, वसुंधरा ने बोला। चलिए हटिए, मुझे जाने दे, वसुंधरा ने उसका सर उठा के जाते हुए बोला। वसुंधरा किचन में आई और अपना पल्लू टाक के बालों का जूड़ा बना के काम करने लगी। ऋषि किचन में गया और धीरे से वसुंधरा की कमर पकड़ उसे अपने पास लाया। ऋषि के ऐसे छूने से वसुंधरा सिहर उठी। आज आपने जो बोला था उसको वापस सुनना चाहता हूँ, ऋषि ने धीरे से उसके कानों के पास अपने होठों को लाके कहा। वसुंधरा उसकी सांसों से कांप रही थी। बोलो बसु, मेरी कसम, ऋषि ने उसके चेहरे को अपनी तरफ करते हुए कहा। वसुंधरा की नजरें झुकी थी। मतलब अगर हम मर जाए तो? ऋषि ने इतना कहा था कि वसुंधरा ने अपना हाथ उसके होठों पर रख दिया और उसके कस के गले लग गई। ऋषि ने उसको बाहों में भर लिया। दोबारा कभी मत बोलना ऋषि, हम जी नहीं पाएंगे आपके बिना, वसुंधरा ने उसके गले लगे बोला। एक बार और बोलो, ऋषि ने उसे बाहों में लिए बोला। ऋषि, वसुंधरा ने धीरे से कहा, आप मुझे बहलाओ मत और पुलाव बनाओ, मुझे भूख लगी है, ऋषि ने कहा तो वसुंधरा ने उसे धक्का दिया। बैठिए, बना रही हूँ, वसुंधरा ने बोला और खाना बनाने लगी। वसुंधरा जितना परेशान ईशान से नहीं हुई थी, आज ऋषि से हो गई थी। जब तक वसुंधरा का खाना बना तब तक ऋषि उसे परेशान करता रहा। दूसरी तरफ जब सौर घर पहुंचा तो मुग्धा दरवाजे पर ही खड़ी इंतजार कर रही थी दोनों का। रचना उतरी तो मुग्धा ने उसे आके पूछा, कैसा रहा आज का दिन? मुग्धा ने उसे अंदर लाते हुए कहा, बहुत अच्छा, मुझे बहुत मजा आया। रचना के मुंह से ये सुन के शौर हैरान था। उसे लगा कि रचना उसकी बुराई करेगी, पर ये तो मुग्धा, बहुत तेज भूख लगी है, प्लीज कुछ खाने को दे दो। रचना के इतना बोलते ही सौर उसे आंखें फाड़े देख रहा था। उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि सुबह से शाम तक खाने के बाद भी रचना को भूख लगी है। मुग्धा ने उसे हाथ मुंह धोने को कहा तो वो वॉशरूम चली गई। सौर भी कमरे में गया चेंज करने। वो चेंज करके आया और खाना खाने बैठ गया। रचना दाल चावल लेकर पहले ही खाने बैठ गई थी। जब रचना ने हाथ से चावल दाल मिक्स किया और खाने लगी तो सौर उसे बहुत बुरी शक्ल बना के देखने लगा। तो मुग्धा ने उसे कोहनी मारी। खा लो भैया प्लीज, मुग्धा ने धीरे से बोला उसके कान में। इसे देख के लगता है कि कुंभकर्ण लड़की का अवतार लेकर यहाँ धरती पर आ गया है, वो भी मेरे घर में। मुग्धा, घर का राशन चेक करके बता देना, कुछ खत्म हो गया हो शायद, शौर ने रोटी का टुकड़ा तोड़ते हुए कहा। रचना ने उसे सर उठा के देखा और उसकी बात पर उसने अजीब सा मुंह बना लिया। अरे अभी तो पूरे महीने का राशन आया है, अभी कैसे खत्म हो जाएगा? मुग्धा ने बोला। नहीं, आज कल लेडी कुंभकर्ण घर में ही हमारे साथ है, क्या पता। शौर ने रचना की तरफ देख के बोला, कल मैं खाने नहीं आऊंगी, तब बचा रहेगा राशन, खाना अकेले बैठ के आप। रचना ने उठते हुए कहा। सौर पर जैसे कोई फर्क नहीं पड़ा, वो मस्त से खाया जा रहा था। अरे रचना खा लो, बैठ जाओ, ऐसे नहीं उठते खाना खाते हुए, मुग्धा ने बोला। उसने खाना छोड़ा भी कहाँ है, सब खा के ही उठी है, हाथ धुलना है वो ये अपने आउट हाउस में जाकर धुल लेगी। सौर ये बोल के गुलाब जामुन की कटोरी उठा के खाने जा रहा था। रचना ने कटोरी उसके हाथ से लेकर जाने लगी। मेरा गुलाब जामुन है, सौर ने कहा गुस्से में। आपको शुगर है सर, मैं कैसे आपकी तबीयत खराब होने दे सकती हूँ, इसलिए इसे मैं खा लूंगी। ओके गुड नाइट, रचना ने बोला और चली गई। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, सौर ने गुस्से में बोला। भैया शांत हो जाएं, मैं दूसरा दे देती हूँ, मुग्धा ने बोला। बेचारी मुग्धा इस टॉम एंड जेरी की लड़ाई में सर पर हाथ रख के बैठी थी। सुबह का वक्त, हरिद्वार। ऋषि अपने कमरे में सो रहा था। वसुंधरा ने धीरे से नॉक किया। आ जाओ, ऋषि ने बिना आंखों को खोले कहा। वसुंधरा ने धीरे से कमरे का दरवाजा खोला और कमरे के अंदर चाय लेकर आई। उसने उसे सोते हुए देखा और चाय रख दी मेज पर। चाय पी ले उठ के और नाश्ते पर आ जाए, भाभी वेट कर रही हैं, वसुंधरा ने कमरे के पर्दों को हटाते हुए कहा। और कोई वेट नहीं कर रहा है क्या? ऋषि ने वसुंधरा के कमर को पीछे से कस के पकड़ के चेहरे को उसके कंधे से लगा के कहा। जी ईशान भी, वसुंधरा ने मुस्कुरा के बोला। और ऋषि ने उसे वैसे ही पकड़े हुए कहा। कमला और अमन जी, वसुंधरा ने मुस्कुरा के बोला। और ऋषि ने उसका चेहरा अपनी तरफ कर उसे पकड़ के कहा। बस और कोई नहीं, वसुंधरा ने सोचते हुए कहा।
सोच लें, क्या पता कोई और भी इंतजार कर रहा हो। ऋषि ने उसको देख के कहा। जी नहीं, इतना वक्त किसी के पास नहीं है, वसुंधरा ने खुद उसे दूर करते हुए कहा। वसुंधरा जाने लगी तो ऋषि ने उसे फिर पकड़ लिया। पहले गुड मॉर्निंग तो करिए मिस कश्यप, ऋषि ने उसको बाहों में कस के पकड़ के कहा। गुड मॉर्निंग, वसुंधरा ने कहा। ऐसे नहीं, मैं आपको सिखाता हूँ। ऋषि ने ये बोल के उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और उसका चेहरा पास लाने लगा। तभी वसुंधरा ने झटके से उसे धक्का दिया और भाग गई कमरे से बाहर। ऋषि वहीं खड़ा मुस्कुराने लगा। वसुंधरा नीचे आ गई और ईशान को नाश्ता कराने लगी। ऋषि भी कुछ वक्त में रेडी होकर आ गया था। वसुंधरा ईशान को नाश्ता करा रही थी। ऋषि आया और बैठ गया चेयर पर। तभी बाहर बहुत जोर का धमाका हुआ। ईशान डर के कारण वसुंधरा से लिपट गया। अमन, ऋषि दोनों बाहर की तरफ भागे। सुनैना, कमला रसोई से बाहर आए घबरा के। ऋषि ने देखा तो बाहर खड़ी गाड़ी ब्लास्ट हो गई थी और देखते देखते एक एक करके सारी गाड़ियां ब्लास्ट होने लगी। ऋषि, अमन दोनों झुक गए। कुछ देर में सब शांत हुआ तो ऋषि का फोन बजा। उसने बिना देखे उठाया। सुन रहे हो ना, ये धमाका, ये तो बस इसलिए था कि तुम्हें बताऊं कि ऐसे धमाकों से एक दिन तेरे घर को शमशान घाट बनाने वाला हूँ। बचा सके तो बचा ले। और हाँ, ये मौत सोच लेना कि मुझे तेरी धमकी से डर लगता है या मैं मौत से डरता हूँ। नहीं, मैं किसी से नहीं डरता। ऋषि मल्होत्रा किसी से भी नहीं डरता। उस आदमी ने इतना बोल के फ़ोन रख दिया। ऋषि ने नंबर देखा, वो कोई अननोन नंबर था। अमन, ऋषि दोनों अंदर आए। देखा सब डरे हुए थे। अरे भाभी, ईशान, अरे कोई बात नहीं, बस वो पेट्रोल लीक कर रहा था तो बस इसलिए ये हो गया। आप सब डरो मत। ईशान आओ, इधर आओ। ऋषि ने ईशान को अपनी गोद में उठाते हुए कहा। ईशान डरा हुआ था, वो ऋषि के गले से लग गया। वसुंधरा भी डरी हुई थी। ईशान, कुछ नहीं हुआ, आप मत डरो, आप तो मेरे शेर हो ना, चलो स्माइल करो। ऋषि ने उसे बाहों में भर के बोला। वसुंधरा को ईशान को रूम में ले जाने को बोल दिया। वसुंधरा उसे गोद में लेकर रूम में चली गई। भैया, क्या हुआ है, मुझे सच सच बताओ, सुनैना ने पूछा घबरा के। भाभी, आप लोगों में से कोई भी बाहर नहीं जाएगा। वसुंधरा को भी यहीं रोक लेना आप, और बिना बताए इस घर में कोई अंदर नहीं आएगा, चाहे जो हो, ऋषि ने बोला। पर ये सब क्या हो रहा है, सुनैना ने पूछा। बस समझ लो कोई नया दुश्मन पैदा हो गया, बस आप सब घर में रहें बस, ऋषि ने कहा और बाहर चला गया। उसने फ़ोन करके गाड़ियाँ मंगवाई। गाड़ियाँ कुछ वक्त में ऋषि के घर के आगे खड़ी हुई। पहले उन सबको चेक किया गया और तब ऋषि उसमें बैठा। अमन, पता करो कौन पैदा हो गया हरिद्वार में हमारा नया दुश्मन, ऋषि ने कुछ सोचते हुए कहा। वसुंधरा ईशान को गोद में लिए टहल रही थी कुछ सोचते हुए। सुनैना अंदर आई तो देखा ईशान सो गया है वसुंधरा की बाहों में। बसु सो गया है, वो सुला दो उसे बिस्तर पर, सुनैना ने बोला तो वसुंधरा की तंद्रा टूटी। वसुंधरा ने ईशान को सुला दिया बिस्तर पर। जब वो दूर हुई तो ईशान उसके साड़ी का पल्लू पकड़े सो रहा था। उसने धीरे से पल्लू को उसके हाथ से छुड़ाया और उसे उड़ा के सुनैना के पास आ गई। चलो कुछ खा लो, सुनैना ने कमला को ईशान के पास रुकने को बोल के वसुंधरा के साथ नीचे आ गई। वसुंधरा खामोश थी। सुनैना समझ रही थी उसके लिए ये सब आम बात थी, पर वसुंधरा उसके लिए तो ये नई बात थी। वसुंधरा, मत सोचो कुछ, लो नाश्ता करो, सुनैना ने बोला तो वसुंधरा ने बहुत थोड़ा सा खाया। तभी उसका फ़ोन बजा। उसने उठाया तो दूसरी तरफ से आवाज़ आई। मिस कश्यप, सुना है आप ऋषि जी की मासूका हैं, समझाए उन्हें कि जिस कॉन्ट्रैक्ट को वो साइन करने जा रहे हैं वो ना करे साइन। आपकी बात तो वो बहुत मानते हैं, सुना है तो बोलिए, आधा घंटा है, कहीं ऊपर सो रहा ईशान हमेशा के लिए ना सो जाए। इतना बोल के वो शख्स ने फ़ोन रख दिया। वसुंधरा बहुत घबरा गई। सुनैना ने पूछा तो उसने उसे सब बताया। वसुंधरा ने जल्दी से ऋषि को फ़ोन किया पर मीटिंग में होने की वजह से उसने फ़ोन नहीं उठाया। वसुंधरा परेशान हो गई। वसु, ऐसे बहुत फ़ोन कॉल आते हैं, सब पर ध्यान देना ज़रूरी नहीं है, कुछ नहीं होगा। सुनैना उसे समझा रही थी पर वसुंधरा के मन में कुछ बुरा होने की घबराहट थी जैसे। वसुंधरा कुछ वक्त में नॉर्मल हो गई। ईशान भी उठ गया था। वसुंधरा उसे गोद में लेकर नीचे आ गई। वसु, हम अभी कुछ देर में आते हैं, कमला के बाबा हॉस्पिटल में हैं, अभी फ़ोन आया था, मैंने ऋषि को बता दिया है, तुम ईशान के साथ रहना और ईशान वसु को परेशान मत करना, सुनैना ने बोला तो वसुंधरा मुस्कुरा दी। सुनैना दरवाज़ा तक गई और वापस आके ईशान को गले लगा लिया। क्या हुआ भाभी, वसुंधरा ने पूछा। पता नहीं, इसको छोड़ने का मन नहीं हो रहा है, सुनैना ने बोला। अभी तो आप आ ही रही हो भाभी, वसुंधरा ने बोला। हाँ अच्छा, मैं जाती हूँ, ठीक से रहना आप दोनों। सुनैना ईशान को वसुंधरा की गोद में देके
जाते जाते बोली। वसुंधरा ईशान को हॉल के सोफे पर बैठ गई लेके और कुछ पेपर और कलर लेकर उसके साथ पेंटिंग करने लगी। दोपहर का वक्त शिमला। रचना ने शाम से पहले ही सारा काम खत्म कर सौर की टेबल पर सब रख दिया था। काम हो गया है, देख ले। रचना ये बोल के अपनी चेयर पर जाके बैठ गई। तभी सौर ने फाइल उठाई और उसे देखने लगा। फाइल देखते हुए उसके आंखों के आगे जैसे अंधेरा छाने लगा। वो अपना सर धीरे से टेबल पर झुका लिया और धीरे धीरे उसने सर को टिका लिया। रचना ने देखा तो वो सौर के पास गई। उसने उसे बुलाया पर वो कुछ नहीं बोला। रचना ने उसको हिलाया तो देखा वो बेहोश हो गया था। सर सर, रचना ने घबरा के बोला। उसने सौर के सर को उठा के उसे चेयर से लगा के बैठा दिया। रचना पानी लेके आई बैग से और हाथ में लेकर मारा तो उसे हल्के से होश आया। सर आप ठीक हो ना, क्या हुआ? रचना ने घबरा के कहा। हाँ, जाओ सिंधे जी को बुलाओ, सौर ने धीरे से बोला। रचना ने फ़ोन किया तो सिंधे जी भाग के आए। उन्होंने जब सौर की हालत देखी तो वो समझ गए। उन्होंने इंसुलिन का इंजेक्शन लाने को बोला। जब इंजेक्शन आया तो सिंधे जी या किसी को नहीं आता था लगाना। इधर दें, हम लगा देते हैं, हमें आता है, रचना ने बोला और इंजेक्शन लेके उसका मीटर लेवल फिक्स कर सौर की शर्ट की बाजू को ऊपर कर स्किन में लगाया। सर आपने कुछ खाया नहीं था क्या आज? सिंधे जी ने बोला। रचना ने खाना लाने को बोला। सौर ठीक हो रहा था। जब आपको पता है कि आपको ये प्रॉब्लम है तो खुद का ख्याल नहीं रख सकते हैं आप? कुछ खाने के लिए भी एक असिस्टेंट रखवा दें क्या, जो आपको हर घंटे में आके बोले कि सर अब आप खा लो, अब आप सो लो। वैसा तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर इतनी बड़ी लापरवाही करते वक्त वो बड़ी बड़ी बातें याद नहीं आई? रचना गुस्से में बोले जा रही थी। सौर और सिंधे जी सुन रहे थे। पियोन खाना लेके आ गया। देख क्या रहे हो, रखो, रचना ने बोला। सौर ने इशारा किया तो सिंधे जी और पियोन दोनों चले गए। रचना जाके चेयर पर बैठ गई और फाइल खोल के काम करने लगी। सौर उसे मुस्कुराते हुए देख रहा था। शाम का वक्त, हरिद्वार। ऋषि घर आया तो वसुंधरा ईशान के साथ हॉल में बैठी थी। वसुंधरा ने देखा तो मुस्कुरा दी। क्या हो रहा है ईशान? ऋषि ने ईशान को गोद में लेकर सोफे पर बैठते हुए कहा। वसुंधरा गई और पानी ले आई। भाभी से बात हुई क्या आपकी? वसुंधरा ने पूछा। हाँ, वो लोग आ रहे हैं, ऋषि ने बोला। ठीक है तो मैं चाय बना देती हूँ, वसुंधरा ने बोला और जाने लगी। तभी हॉल में रखा फ़ोन बजा। वसुंधरा ने जाते हुए रुक के उठाया। तुमने मेरी बात नहीं मानी ना? देखो अब क्या हो गया। तुम्हारी सुनैना भाभी अभी अभी ऊपर जा रही हैं अपने पति से मिलने। भगवान मुझे इस पुण्य के लिए बहुत समृद्धि देगा। इतना कहकर उस शख्स ने फ़ोन रख दिया। वसुंधरा के हाथ से फ़ोन गिर गया। ऋषि ने देखा तो वो भाग के वसुंधरा के पास आया। वसु क्या हुआ? ऋषि ने पूछा उसको पकड़ के। वसुंधरा कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। भाभी ऋषि, उसने भाभी को। वसुंधरा इतना बोल के रो दी उसके सीने से लग के। क्या हुआ वसु, बोलो, ऋषि ने घबरा कर पूछा। तभी उसका फ़ोन बजा। उसने वसुंधरा को संभाल के फ़ोन उठाया। हेलो, ऋषि ने बोला। सर आप हॉस्पिटल आ जाएं प्लीज़, जल्दी। सुनैना जी की कार का बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया है, प्लीज़ आप आ जाएं। उसके एक गार्ड ने फ़ोन किया था जिसकी हालत खुद ख़राब थी। वसु भाभी का एक्सीडेंट हो गया। ऋषि ने उसे पकड़ के बोला तो वसुंधरा ने सर हिला दिया। भाभी हॉस्पिटल में है, चलो, ऋषि ने कहा तो वसुंधरा ने ईशान को गोद में उठाया और उसके साथ गाड़ी में बैठ गई। अमन भी पीछे की गाड़ी में बैठ गया। कुछ देर में सब हॉस्पिटल में थे। सुनैना मल्होत्रा कहाँ है? ऋषि ने पूछा तो रिसेप्शनिस्ट ने उसे सेकेंड फ्लोर पर जाने को बोला, रूम नंबर 240 में। ऋषि और सब लिफ्ट से ऊपर पहुंचे। वसुंधरा ईशान को गोद में लिए थी। ऋषि ने डॉक्टर से पूछा तो वे बोले, सर बहुत क्रिटिकल कंडीशन है उनकी, और उनके साथ जो लड़की थी वो तो स्पॉट पर ही मर गई। सुनैना जी की हालत को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं पर कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा है, डॉक्टर ने बोला तो ऋषि ने गुस्से में उसका कॉलर पकड़ लिया। मुझे मेरी भाभी माँ ठीक चाहिए किसी भी हालत में, ऋषि ने गुस्से में बोला। अमन ने उसके हाथ से डॉक्टर की कॉलर को छुड़वाया। सॉरी डॉक्टर, अमन ने बोला। डॉक्टर रूम में चले गए। काफ़ी वक्त बाद जब वो आए तो डॉक्टर ने बताया कि उनके सर पर बहुत गहरी चोट है, जहाँ से खून रुक ही नहीं रहा है, हमें ऑपरेशन करना होगा। वसुंधरा कौन है? वो उन्हें बुला रही हैं। मैं ऑपरेशन की तैयारी करता हूँ, आप मिल लें तब तक उनसे, डॉक्टर साहब बोल के चले गए। वसुंधरा ईशान को गोद में लिए अंदर गई जो सो गया था उसकी गोद में। सुनैना आंखों को बंद किए लेटी थी। ऋषि और अमन भी अंदर चले गए। वसुंधरा ने जाके भरे हुए गले से कहा, भाभी। सुनैना धीरे से अपनी आंखों को खोला। वसुंधरा को देखकर वो धीरे से मुस्कुराई। सुनैना ने उसे ईशान को बाहों में देने का इशारा किया। वसुंधरा ने सोते हुए ईशान को सुनैना के पास लिटा दिया और रो दी। बसु, मैं अपना ईशान आपको सौंप रही हूँ।
इसका ख्याल रखना, कभी इसे खुद से दूर मत करना। आज से आप सिर्फ इसकी सिंड्रेला नहीं बल्कि माँ भी हैं। कभी कोई गलती करे तो डांट देना, पर इसे अपने आंचल से कभी दूर मत करना। और ऋषि भैया के साथ हमेशा रहना। माफ़ कर दो अमन भैया, आपको और मुग्धा को एक होता हुआ नहीं देख पाऊंगी। सुनैना बहुत दर्द में बोल रही थी और ईशान उससे लिपट गया था। वसुंधरा, ऋषि और अमन सब रो रहे थे। भाभी, कुछ नहीं होगा आपको, और ईशान की जिम्मेदारी मैं नहीं लेने वाली। आप उसकी माँ हैं, आप खुद अपने बेटे की जिम्मेदारी लें और ठीक हों जल्दी। मैं अकेले इसे नहीं संभाल पाऊंगी, वसुंधरा ने रोते हुए कहा, उसका हाथ पकड़ के। बस वो वादा करो, ईशान को कभी खुद से दूर नहीं करोगी, मेरी कसम, वादा करो, सुनैना ने कहा। वसुंधरा उसका हाथ कस के पकड़ के रोते हुए सर हिला दी। सुनैना ने ईशान के सर को सहलाया जो सो रहा था और उसे कस के बाहों में लिया। ये करते वक्त सुनैना के चेहरे पर दर्द के साथ राहत था कि तभी उसका हाथ ईशान के सर से छूट के नीचे गिर गया बेजान होके। ऋषि ने देखा तो भाग के डॉक्टर को बुलाया। वसुंधरा ने ईशान को गोद में ले लिया। डॉक्टर ने आके देखा तो वो भी खामोश हो गया। उसकी खामोशी बता रही थी कि अब सुनैना नहीं रही। वसुंधरा ऋषि के सीने से लगकर रो पड़ी। पूरा कमरा जैसे शांत हो गया था। वसुंधरा की गोद में सुनैना की अमानत सो रही थी। सुबह का वक्त, हरिद्वार का शमशान घाट। सुनैना को चिता पर लिटाया गया था और दूसरी चिता पर कमला को। वसुंधरा ईशान को लेकर खड़ी थी। बसु, माँ उठ क्यों नहीं रही है? उठाओ ना उन्हें प्लीज। ईशान वसुंधरा की गोद में उसके गले से लिपटा हुआ बोल रहा था। वसुंधरा उसे खुद से लिपटाए खड़ी थी। आंसुओं से उसका चेहरा भीग गया था। सुनैना की चिता को आग देने के लिए पंडित जी ने बेटे को बुलाया तो ऋषि ईशान को वसुंधरा की गोद से अपनी गोद में लेने लगा, पर वो नहीं जा रहा था। रहने दे ऋषि, ऐसी ही भाभी को अग्नि दिलवा दें, वसुंधरा ने भीगी पलकों के साथ कहा। जैसे ही वसुंधरा ईशान को लेकर आगे बढ़ी तभी रचना, सौर, मुग्धा सब आ गए थे। उन्हें रात में ही फोन कर दिया गया था। वसुंधरा सबको देखकर रो दी थी। वसुंधरा ने ईशान को गोद में लेकर सुनैना का अंतिम संस्कार उसके हाथों से कराया और ऋषि ने कमला का अंतिम संस्कार किया। बहुत मुश्किल से ईशान से सब कुछ वसुंधरा करा रही थी। सुनैना की चिता को जैसे अग्नि दी गई तो ऋषि रो दिया वसुंधरा को पकड़ के। वसुंधरा इस वक्त ईशान और ऋषि दोनों के दर्द को समझ रही थी। कुछ घंटों में चिता जल के ठंडी हुई। पंडित जी ने दोनों की राख को कलश में भर के दे दिया। ऋषि का हाथ नहीं उठ रहे थे कलश को थामने के लिए। सौर और अमन ने आके कलश थामा। सब वहां से घर के लिए निकले। घर पहुंचे तो सारे नौकर खड़े थे। सबकी आंखों में आंसू था। ऋषि वसुंधरा का हाथ थामे अंदर आया। ईशान रोते रोते सो गया था वसुंधरा से लिपट के। तभी हॉल में रखा फोन बजा। अमन ने फोन उठा के स्पीकर बटन दबा दिया। बहुत खुशी मिली मुझे ऋषि मल्होत्रा आज। अभी भी वक्त है, बचा सकता है तो बचा ले अपने भतीजे को। छोड़ दे हरिद्वार शहर। वादा करता हूँ कि किसी को कुछ नहीं करूँगा। तू यहाँ से कहीं दूर चला जा, उस आदमी ने हंसते हुए कहा। ऋषि ने गुस्से में फ़ोन उठा के बोला, खुराना साहब के बड़े बेटे हो ना? मुझे लगा शायद तुम ठीक इंसान हो गए, पर मैं गलत था। तू अपने छोटे भाई जैसा ही है जिसे मैंने हरिद्वार की गलियों में कुत्ते की तरह घुमाया और मार डाला था। वादा करता हूँ तुझे उससे भी बुरी मौत दूंगा और तब मैं अपनी भाभी माँ की अस्थियों को प्रवाहित करूंगा। वादा है तुझसे, ऋषि ने बोला और सीधा अपने कमरे में गया। वसुंधरा और बाकी सब डरे सहमे से खड़े थे, पर अमन समझ गया था कि अब ऋषि क्या करेगा। ऋषि रेडी होकर बाहर आया। उसकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। वसुंधरा ने ईशान को मुग्धा को पकड़ाया। ऋषि, हमारी बात सुने प्लीज़। ईशान के लिए सब कुछ छोड़ दीजिए। हम ईशान को खो के बिखर जाएंगे। प्लीज़ आप सब कुछ छोड़ के चल दीजिए प्लीज़। वसुंधरा ने कहा तो ऋषि का गुस्सा फट पड़ा। खामोश एकदम। आज जो हुआ वो कोई छोटी चीज़ नहीं है। आज सिर्फ ईशान ने ही नहीं, मैंने भी अपनी माँ को खोया है और मेरे रास्ते में मत आओ। ऋषि ये बोल के गुस्से में बाहर निकला। सौर, अमन उसके पीछे गाड़ी लेके गए। रचना ने वसुंधरा को संभाला। मुग्धा ईशान को लेकर खड़ी थी। ऋषि सीधा अनिल के घर पहुंचा। उसके गार्ड्स जैसे आगे आए। ऋषि बिना सोचे समझे बस फायरिंग करके उन्हें मारता हुआ आगे बढ़ा। उसने दरवाजे पर एक लात मारी चोर की और अंदर आया। अनिल डरा हुआ सा बंदूक उसकी तरफ ताने खड़ा था। सौर, अमन भी अंदर आए। ऋषि अपनी जान की परवाह किए बिना आगे बढ़ा। अनिल ने गोलियां चलाई पर एक भी निशाने पर नहीं लगी। ऋषि उसके पास गया, उसका हाथ पकड़ के उसे तोड़ दिया। अनिल उसके गुस्से को देख के समझ गया था कि वो जो भी हो जाए आज ऋषि उसे छोड़ने वाला नहीं है। कहाँ है खुराना और उसका बेटा? बोल। ऋषि ने उसके सर पर गन लगा के बोला। मुझे नहीं पता। हाँ, पर उसका बाप अपने फार्म हाउस पर है।
उसके बेटे के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है, सच में, अनिल ने गिड़गिड़ाते हुए बोला। जब तुझे कुछ पता ही नहीं है तो जिंदा रह के क्या फायदा है, ऋषि ने बोला और गन चला दी। गोली उसके सर के आर पार थी। अमन और सौर ने जब ऋषि का गुस्सा देखा तो समझ गए आज ये गुस्सा तभी शांत होगा जब खुराना के बेटे को ऋषि बहुत बुरी मौत देगा। ऋषि वहां से निकला और सीधा खुराना के फार्म हाउस पहुंचा। वहां खड़े गार्ड्स को मारते हुए वो अंदर आया। खुराना मुस्कुरा रहा था। और मिस्टर मल्होत्रा, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था, खुराना ने गन उसकी तरफ करते हुए कहा। मुझे बस तेरा बेटा चाहिए, बता कहाँ है, मैं चला जाऊंगा, ऋषि ने गुस्से में बोला। तुम कितने बेवकूफ़ हो ऋषि, मतलब मेरे बेटे को मारने के लिए तुम अपने घर में 3 खूबसूरत लड़कियों को और अपने भतीजे को छोड़ आए। अरे सोचे तो होते कि कुछ भी कर सकता है मेरा बेटा, थोड़ा सरफिरा है वो किसी की नहीं सुनता है, खुराना साहब ने बोला तो तीनों उसकी तरफ देख रहे थे। मेरे घर की छोड़, तू अपनी सोच, इतना बोल के ऋषि आगे बढ़ा और उसे मारने लगा। उसने उसे मार के अधमरा कर दिया। तभी उसका फ़ोन बजा। अगर मेरा बाप मरा तो यहाँ तेरा भतीजा मरेगा, उसके छोटे से गर्दन को मैं अपने हाथों से मोड़ दूंगा, इसलिए उन्हें छोड़ और आधे घंटे में यहाँ आ, वरना अगर जरा भी देर की तो ये लड़का तो गया। इतना कह के खुराना के बेटे ने फ़ोन रख दिया। अमन, इसे गाड़ी में डाल, ऋषि ने कहा। खुराना को गाड़ी में डाला और अमन सौर गाड़ी में बैठे और ऋषि की गाड़ी के पीछे भगा दिए। दूसरी तरफ एक आदमी सोफे पर गन लिए बैठा था। मुक्ता, रचना, वसुंधरा को पकड़े लोग खड़े थे। ईशान उस आदमी के पास था। ईशान बार बार वसुंधरा के पास जाने की जिद कर रहा था। वसुंधरा के होठों के किनारे से खून बह रहा था, जैसे उसे जोर से थप्पड़ मारा गया था। अगर ईशान को कुछ भी हुआ तो सोच लेना कि तेरी मौत कितनी बुरी होगी, वसुंधरा ने उन आदमियों की पकड़ से छूटने की कोशिश करते हुए कहा। मुझे तेज आवाज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे तेज आवाज़ों से कुछ होने लगता है और तब मैं कुछ कर बैठता हूँ, खुराना के बेटे विक्रम ने कहा। तभी बाहर से गेट टूटने की आवाज़ आई। विक्रम को पता था ये ऋषि है। क्या ऋषि सबको बचा पाएगा या कुछ और होने वाला है, जानने के लिए सुनिए अगले भाग में।